नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यूनिट 2 का जो है बी एच देखिए यूनिट इग्नू का बी ई भी ए 181 का चर्चा करेंगे। चलिए, तो इकाई 2 में इकाई 1 हो चुका है। अगर नहीं देखें तो पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन को शुरू से पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें जो है आपका पहला पारिस्थितिक तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा, इसकी विशेषता एवं तंत्र का आपामा सबसे बड़ी पारिस्थितिक तंत्र जैव मंडल के बारे में पढ़ेंगे। पारिस्थितिक तंत्र का घटक जैविक, अजैविक, कोशीय स्तर, आहार श्रृंखला के प्रकार एवं पारिस्थितिक तंत्र के कार्य, पोषण चक्र, गैसीय चक्र, अवसादी चक्र, पारिस्थितिक एवं अनुक्रम, परिस्थिति के क्रम के प्रकार एवं प्राथमिक अनुक्रम, अद्वितीय अनुक्रम एवं पारिस्थितिक तंत्र एवं मानवीय हस्तक्षेप सारांश, इसके बारे में चलिए हम लोग देखेंगे। तो चलिए, जैसे कि हम लोग पिछली इकाई में हम लोग पर्यावरण का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके थे। तो चलिए हम लोग देखते हैं 2.2 पारिस्थितिक तंत्र क्या है, यानी पारिस्थितिक तंत्र क्या है। तो कहता है, जैसे आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी एक निश्चित भाग में रहता है जहाँ पादप और समेत सभी जीव जंतु भोजन, जल और आश्रय एवं साथियों के लिए एक दूसरे के संबंध विकसित कर लेते हैं। इस विकृति के एक सजीव और निर्जीव दोनों पर्यावरण घटक हैं। ये अपने संरचना एवं घटकों की क्रियाशीलता के संदर्भ में परस्पर निर्भर रहते हैं। इस प्रकार से जो है इसी विवादित एवं एकांकिक पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? तो इकोसिस्टम कहलाता है। पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम। कहता है पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा क्या है। पारिस्थितिक तंत्र यानी कि आपका एक पारिस्थितिक तंत्र एक इकाई है। पारिस्थितिक तंत्र किसी इकाई या एक जैविक तंत्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें सभी जीव सम्मिलित होते हैं, जो एक साथ किसी नियत क्षेत्रों में भौतिक, पर्यावरण एवं जैविक और अजैविक घटक के साथ मिलकर कार्य करते हैं। जैविक समुदाय जिसमें से कि ऊर्जा का निर्वहन करना, जैविक संरचना तक पहुंचना तथा पदार्थों का चक्रण जैविक और अजैविक भागों के बीच में होता है, उसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं एक प्रकार से। चलिए आगे देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र के बारे में। कहता है पारिस्थितिक तंत्र कहता है अतः कहा जाता है अंतः पारिस्थितिक तंत्र एक गतिक तंत्र है। क्या कहलाता है? एक गतिक तंत्र, यानी गति के रूप में जैसे कि काम करता है, जिसमें सजीव और निर्जीव घटक दोनों के बीच परस्पर क्रिया सम्मिलित होती है। ऊर्जा का निवेश, स्थानांतरित, भंडारण का निर्गम तथा अनिवार्य रूप से पदार्थों का चक्रण होता है। पारिस्थितिक तंत्र में होने वाली सभी क्रियाएं ऊर्जा पर निर्भर होती है, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र जो होता है इसमें सभी क्रियाएं एक ऊर्जा पर डिपेंड होती है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें से बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है, जैसे कि सूर्य देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में, जैसे कि सूर्य हो गया आपका। सूर्य की प्रकाश देखिए विभिन्न तरीके से समझाया गया है, जैसे कि इसमें सृजन एवं प्रकार, अजैविक अवयव एवं प्रकार के सापेक्ष अनुपातों को भी दिखाया गया है। कलन एवं विभिन्नता के अंश में अत्यधिक विभिन्नता दर्शाता है, इसीलिए पारिस्थितिक तंत्र अध्ययन एवं संरचना कार्य पर निर्भर करता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे सूर्य है, सूर्य क्या करता है? अपनी ऊष्मा यानी उन एनर्जी को उत्पादक के पास देता है। उत्पादक क्या करता है? यानी कि उत्पादक अपना ऊष्मा उत्सर्जित करता है तथा ये स्तूलबद्ध उपभोक्ता को फिर देता है, जो इसका उपयोग करता है उसको भी ट्रांसलेट करता है। फिर ये भी अपने ऊष्मा को ऊपर की ओर देते हैं। इस प्रकार से
स्थूलभूत नीचे की ओर ऊर्जा को क्या करते हैं, नीचे भेजते हैं। सूक्ष्म उपभोक्ता भी उसे प्राप्त करते हैं और सूक्ष्म उपभोक्ता भी क्या करते हैं, ऊष्मा को उत्सर्जित करते हैं। उसके बाद उत्पादक जो उत्पादक है उसके साथ जो ऊर्जा आ रहा था वो भी सूक्ष्म उत्पादक लेता है तथा वो फिर जाके कार्बनिक पोषक तल में समा जाता है। फिर वो उत्पादक यानी पेड़ पौधा खींचता है। फिर ये चक्रण चलते रहता है। इसीलिए इसे पारिस्थितिक तंत्र के अध्ययन की संरचना का कार्य निर्भर करता है। इसीलिए आगे देख सकते हैं इस प्रकार का गतिविधियां सम्मिलित हैं। आगे देख सकते हैं पारिस्थितिक तंत्र की विशेषताएं। पारिस्थितिक तंत्र की विशेषताएं में विभिन्न प्रकार की पारिस्थितिक तंत्र के बारे में समझेंगे। चलिए, पारिस्थितिक तंत्र संरचनात्मक इस विशेषताएं, इसमें जो है संरचनात्मक इकाई क्या है। पारिस्थितिक तंत्र कहता है एक आयाम अर्थ जी इन सभी तत्वों जो एक पारिस्थितिक तंत्र एवं क्या कहलाता है, जो बनाते हैं एवं पादप वस्तुओं जैसे जन समुदाय परिस्थिति जैविक और कारक एवं संरचनात्मक घटकों को सम्मिलित है। जैविक निर्जीव घटक, इस प्रकार से हम लोग आगे देख सकते हैं। जैसे देखिए अकार्बनिक पदार्थ कार्बन, अकार्बनिक यौगिक हैं कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल। ये क्या है, अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ में क्या क्या आते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, जल। ये क्या है, अकार्बनिक पदार्थ हैं। ये अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। कार्बनिक यौगिक जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, जो अजैविक और जैविक आयामों से जोड़ता है। जलवायु घटक क्या कहलाता है, जलवायु घटक प्रणाली, तापमान, आर्द्रता एवं स्थलीकृत है। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। कहता है सजीव घटक यानी सजीव घटक या जैविक घटक, उत्पादक जो कि पादप के द्वारा उत्पादक और पादप से संबंधित है। उसी तरह उपभोक्ता जो जो उपभोग करता है। उसके बाद प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक यानी कि उपभोक्ता कई प्रकार के होते हैं। अपघटक मृतपोषी होते हैं। अपघटक कैसे होते हैं, मृतपोषी जीव होते हैं जैसे कि शैवाल सब। इस प्रकार के छोटे छोटे यानी एक कोशिकीय जीव, दो कोशिकीय जीव, इस प्रकार से अपघटक यानी मृतपोषी। क्रियात्मक विशेषता कहता है क्रियात्मक आयामों का अर्थ है उन सभी प्रक्रियाओं एवं परस्पर से है जिन्हें पारिस्थितिक तंत्र में जीवों द्वारा किया जाता है। ऊर्जा चक्र, आहार श्रृंखला, विविध एवं जैव की परस्पर संबद्धता एवं पोषण चक्र, जैव एवं रासायनिक चक्र, अनुक्रम। कहता है पारिस्थितिक तंत्र या अपाम। कहता है पारिस्थितिक तंत्र के बारे में छोटे जल यानी छोटे के डब्बा एवं पैडल अथवा प्रवर्त्य स्थलों से है लेकर भूयदस्त साल एवं वन के व्योम जीवन के रूप में निर्वाधित भूमंडल बायोस्फीयर अथवा पारिस्थितिक यानी इकोस्फीयर के रूप में तक विविध की जा सकती है। यानी कहा जाता है कि पारिस्थितिक तंत्र का अपाम यानी कि जो ये अपाम है, छोटे जल के छोटे डबरे यानी पैडल अथवा जलीय पर्यावास से लेकर भद्र यानी अथवा विशाल यानी वन, एक बायोमास जीवों और अन्य समग्र भूमंडलीय जीवमंडल यानी बायोस्फीयर एंड इकोस्फीयर की विविधता हो सकता है। पारिस्थितिक आयाम, इस प्रकार हम लोग चर्चा कर सकते हैं जीव मंडल और बायो में। जीव मंडल ऐसे उस मंडल को कहा जाता है जहाँ जीव रह सकते हैं। जीव तो वाटर में भी रह सकते हैं और बाहर में भी रह सकते हैं। इस तरह से बायोम कहा जाता है जो पानी के अंदर होते हैं और जीव मंडल जो पानी के बाहर रहते हैं। इस प्रकार से हम इस फिगर में भी देख सकते हैं। आगे देख सकते हैं किस प्रकार से बताया गया है। जैसे कि सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र जीव मंडल है। पारिस्थितिक तंत्र के 3 घटक कार्यशीलता को समझने से पहले आइए सबसे पहले पारिस्थितिक तंत्र यानी जीव मंडल पर चर्चा कर लेते हैं। चलिए देखते हैं जीव मंडल क्या कहलाता है।
जीव मंडल जो पारिस्थितिक तंत्र के बारे में जीव मंडल पारिस्थितिक तंत्र यानी कि जीव मंडल किसे कहते हैं? जीव मंडल जीव मंडल पारिस्थितिक एवं मंडल भी होते हैं जो जल एवं वायुमंडल का वह भाग है जिसमें अपेक्षाकृत छोटा पारिस्थितिक तंत्र होता है, प्रचलन करता है। जीव मंडल के 3 मुख्य अनुमंडल यानी सब डिविजनल थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल हैं। यानी कि थल, जल और वायुमंडल हैं। यानी कि इसके कितने पारिस्थितिक तंत्र हैं? थल मंडल यानी कि जमीन हो गया, जैसे ये जमीन हो गया। उसके बाद इस फिगर में भी देख सकते हैं। उसके बाद वायु एवं जलमंडल, ये 3 प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। यानी कि आगे देखते हैं। कहते हैं थल मंडल लिथल स्पैट जो संदर्भ जीव में जल मंडल के बारे में पहले चर्चा करेंगे। जल मंडल देखिए, अथवा पृथ्वी गैसीय आवरण जो है 2.5 किलोमीटर तक है, यानी 22 किलोमीटर है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप याद कर सकते हैं। ये जो है आपका दोस्तों, ये जो है आपका 2.25 यानी 22.5 किलोमीटर, आपका 22.5 किलोमीटर ऊंचाई का ये क्या होते हैं? यानी कि ये है वायुमंडल होते हैं। इसका विस्तारित है, चूँकि चित्र में भी दिखाया गया है, ये वायुमंडल के बारे में बताता है। आगे देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद कहता है जीव मंडल के आदर्श योजना किया गया है क्योंकि यह समस्त जीवों को लिए सीमित है। जीव मंडल की प्रक्रियाएं इस प्रकार से हम लोग बात कर सकते हैं। कहता है क्योंकि यह समस्त जीव मंडल की सीमित जीवन की मौलिक क्रियाएं ऐसे जैव प्रकाश, फोटोसिंथेटिक्स एवं श्वसन इंस्पिरेशन कहलाता है। इस प्रकार से जैव मंडल होते हैं। स्थल मंडल हो गया, जैव मंडल हो गया और वायुमंडल हो गया। वायुमंडल में ऊष्मा को प्रकाशित करता है, ये देख सकते हैं। जैसे हम अभी बताए थे, पारिस्थितिक तंत्र में उपभोक्ता, उत्पादक एवं अपघटनकर्ता सभी क्या करते हैं? ऊष्मा को उत्पादित करते हैं। उसी तरह से देख सकते हैं यहाँ पे जो आप देख सकते हैं इस फिगर में, ये जो है वो ऊष्मा उत्पादक जो है ऊष्मा को उत्पादित कर रहे हैं। उसके बाद आपका अपघटक यानी जो बीच नीचे हैं सजीव, वो भी ऊष्मा को उत्पादित कर रहे हैं। मछली सब सांस लेके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। उसके बाद जो पशु पक्षी हैं वो भी क्या कर रहे हैं? ऊष्मा को उत्सर्जित कर रहे हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं ऊष्मा किस तरह से वातावरण में फैलते हैं। कहते हैं जीव मंडल महासागर के तल का लगभग 11,000 मीटर पृथ्वी की सतह से नीचे तक लेकर उच्चतम शिखर तक अपना औसत लगभग 9,000 मीटर ऊंचाई तक विस्तृत है। यानी कि क्या कहलाता है? जीव मंडल, यानी कि जीव मंडल महासागर की तल यानी कि समुद्री तल से 11,000 यानी कि 11 किलोमीटर से लेकर 9 किलोमीटर तक ऊंचाई तक विस्तृत है। इसे क्या कहते हैं? जीव मंडल के रूप में जाना जाता है। आप लोग भी याद कर सकते हैं 11,000, यानी कि क्वेश्चन आ सकता है आपका 11,000 किलोमीटर से लेकर 9 किलोमीटर, यानी ये डीप हो गया। और ऊपर में आपका 9,000 किलोमीटर तक आपका ये क्या है? जीव मंडल के बारे में, जीव मंडल के बारे में जानकारी देती है। आगे देखते हैं आगे क्या है। उसके बाद कहता है समुद्र तल से जो है 9,000 मीटर तक ऊंचाई है, विस्तृत है। सबसे संघनन जनसंख्या वाले क्षेत्र में समुद्र तल की ठीक नीचे और ऊपर वायुमंडल की प्रचुरता जीवन सहमतः लगभग 200 मीटर या 666 फुट समुद्र तल के लगभग 6,000 मीटर 20,000 फुट की ऊंचाई पर पाया जाता है। सजीव मंडल, सजीव जीव और जीव मंडल में एक समान रूप से वितरित नहीं है। कुछ सिर्फ जीव ध्रुवीय क्षेत्र में रहते हैं, जबकि कुछ जीव उसमें कटिबंधीय वर्षावन यानी उत्पादक जंतुओं के अत्यधिक होते हैं। समृद्धि विविधता पाई जाती है। जीवों के लिए आवश्यक पोषक तत्व वायु, जल एवं मृदा के रूप में कार्य करते हैं।
कई बार जीवमंडल में पाए जाने वाले पोषक तत्व जीवन में जारी कर रखने के लिए बारंबार पुनर्चक्रण होता है। जीवमंडल के भीतर जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा सूर्य से आती है, यानी कि जीवमंडल में जितने भी आवश्यक ऊर्जा होती है वह सूर्य से आती है। जीवमंडल में पाए जाने वाले इन पोषक तत्वों को जीवन को जारी रखने के लिए बारंबार एवं पुनर्चक्रण होता रहता है। जीवमंडल के भीतर जीवन की आवश्यकता ऊर्जा सूर्य से आती है और बगैर जीवमंडल नष्ट हो जाएगा। अगर ये सूर्यमंडल नहीं रहेगा, सूर्य नहीं होगा, तो हमारा जीवमंडल क्या हो जाएगा, नष्ट भी हो सकता है। जीवमंडल के थलीय भाग यानी कि भाग उनके विभाजन यानी जीवोम कहते हैं, जो विशाल पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं। तंत्र की पहचान इनकी जलवायु, वनस्पति एवं जीवन जंतु जीवन के समृद्ध मृदा प्रकार है। पृथ्वी के ये दर्जन एकाधिक एवं जीवों के लाखों वर्ग किलोमीटर तक फैली हुई, यहाँ तक कि समस्त महाद्वीपों तथा विस्तृत एवं एक जैसी नहीं होती है। जलवायु किसी भी वायु की सीमाओं में पाए जाने वाले पादपों और जंतुओं की प्रचकता पर निर्भर करती है। सबसे अधिक जलवायु कारक जीवोम सीमा निर्धारित करती है, तापमान और वर्षा दोनों को भी एडजस्ट करती है। आगे देखते हैं किस प्रकार जलीय, चलिए देखते हैं जलीय तंत्र एवं विभिन्न प्रकार की। कहता है जलीय तंत्र एवं जीव की विभाजित अद्यपि जीवोम नहीं कहते हैं, लेकिन कुछ भी उन जैसे, क्योंकि ये सभी विभिन्न अपेक्षाकृत विभिन्न पादपों एवं जीव जंतु क्षेत्र होता है। विभिन्न जलीय क्षेत्रों के बीच प्रमुख अंतर लवणता एवं घुले हुए पोषक के स्तर, जल के तापमान और सूर्य के प्रकाश एवं वेदन की गहराइयों के कारण होता है। कहता है आप अपने पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के थलीय पारिस्थितिक तंत्र यानी जीवों के जलीय जीवन पर क्षेत्रों में विषय के इकाई 3 में पढ़ेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, चलिए देखते हैं बौद्धिक प्रश्न क्या हो सकता है। निम्नलिखित में दिए गए यानी कि आपका सही और गलत पर विचार करेंगे। तो देखिए, एक पारिस्थितिक तंत्र यानी जो एक इकोसिस्टम हो, उसको कहता है अध्ययन प्राकृतिक इकाई में जिसमें जीवों के समुदाय, जैविक घटक और निर्जीव पर्यावरण कारक अजैविक घटक होता है। तो हाँ, ये होता है। चलिए, यानी कि इसका 1 नंबर क्वेश्चन सही है। चलिए दूसरा, यानी कि यही सही है। उसके बाद ठीक, आगे देखते हैं दोस्तों। उसके बाद सभी पारिस्थितिक तंत्र जो हैं अस्पष्ट सीमाएं होती है, यानी पारिस्थितिक तंत्र की सुस्पष्ट सीमाएं होती है। जी हाँ, इसकी सुस्पष्ट सीमा होती है, यानी कि इसका क्वेश्चन भी आ सकती है। चलिए दोस्तों देखते हैं, तीसरा नंबर है पारिस्थितिक तंत्र अपने अपाम जटिल अत्यधिक विविधता प्रदर्शित करती है। जी हाँ, जटिल विविधता प्रदान करती है। कहता है एक पारिस्थितिक तंत्र जिसमें स्वपोषी और परपोषी तो हैं, लेकिन अब घटक नहीं, वह आत्मनिर्भर हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए पारिस्थितिक तंत्र एक स्वपोषी और परपोषी तो हो सकता है, लेकिन अब घटक नहीं, वह आत्मनिर्भर हो सकता है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र औसा तंत्र के अंतर्गत आता है जो कि अवघटन यानी होता है, आत्मनिर्भर हो सकता है। ग्रेट नहीं हो तो वह आत्मनिर्भर हो सकता है। अगर वो परपोषी होगा तो कैसे हो सकता है, आत्मनिर्भर कैसे हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। जैसे पारिस्थितिक तंत्र आत्मनिर्भर हो इसलिए होता है क्योंकि वो बाहरी प्रभावों पर रोधी होता है। देखिए, पारिस्थितिक तंत्र आत्मनिर्भर इसलिए होता है क्योंकि वो बाहरी प्रभावों के लिए रोधी होता है। नहीं, ये गलत है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। कहता है पारिस्थितिक तंत्र उपघटकों एवं व्यवस्थित कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। ऊर्जा और उपभोक्ता, मृदा एवं पदार्थ एवं कार्बनिक अकार्बनिक अवघटक, जैसे कि जैविक और अजैविक घटक के बारे में चर्चा करेंगे। जैविक घटक इसमें क्या हो जाएगा, जैविक घटक में आपका
जैसे कि मनुष्य हो गया, उसके बाद आपका मनुष्य हो गया, उसके बाद पक्षी हो गया, जानवर हो गया, ये तीनों होंगे। और जैविक घटक में कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, जल हो गए, सूर्य हो गए। इस प्रकार ये सब क्या है, अजैविक घटक हैं। आगे देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र के घटक। कहते हैं जीवों मंडलीय जो जलीय छोटी इकाई को विभाजित किया जा सकता है उन्हें पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। अतः पारिस्थितिक तंत्र जो है जीव मंडल के एक उपमंडल यानी परिभाषा की याद कीजिए। पारिस्थितिक तंत्र यानी किसी भी पूर्ण परिभाषा में जैविक तथा अजैविक घटक उन दोनों जीव के बीच परस्पर क्रियाओं को सम्मिलित होता है। उदाहरण के लिए राजस्थान में मरुस्थलीय जीवों एवं थार मरुस्थलीय की एक पारिस्थितिक तंत्र है जिसकी पहचान शुष्क यानी शुष्क परिस्थिति रेतीली भूमि एवं गुद्देदार पादपों से होती है। वहाँ पाए जाने वाले जंतु छिपकलियाँ और सर्प हैं। इसी प्रकार एक तालाब में भी मीठे पानी के जलीय क्षेत्र को पारिस्थितिक तंत्र और इसकी पहचान जलीय जीवों से युक्त ठहरे पानी जलीय पिंड में होता है। इस प्रकार से हम लोग चर्चा करेंगे। आगे देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार की चर्चा की गई है। तो चलिए देखते हैं। कहता है विभिन्न प्रकार की पारिस्थितिक तंत्र जो विभिन्न प्रकार की जीवों में पारिस्थितिक तंत्र होते रहते हैं। जनसंख्या समष्टि बनाते हैं। पारिस्थितिक इकोलॉजी यानी इकोलॉजी एक समष्टि परस्पर जानने के प्रकार है। जीवों के एक समूह होता है जो एक स्थान और काल में एक साथ रहते हैं और एक समष्टि बनाने वाले जीव जाति सदस्य होते हैं। यदि आप आपस में आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि पादप की जंतु समष्टि अपने एक कम ही पाई जाती है। इसका कारण काफ़ी स्पष्ट है। जीवित रहने के लिए किसी जाति या स्पीशीज जीव विभिन्न जातियों पर निर्भर करती है। विभिन्न के साथ सक्रिय रूप से तरीके पारस्परिक क्रिया एवं गिलहरी समष्टिक भोजन के लिए फल और गिरिया के आश्रय एवं वृक्ष की आवश्यकता होती है। यहाँ तक पादप भी अपने आप में नहीं हो सकते हैं। उदाहरण के लिए उन्हें बीज परिकरण एवं परागकण के लिए जंतुओं की आवश्यकता और अपघटन द्वारा उन पोषक तत्व को आपूर्ति बनाने के लिए मृदा की सूक्ष्मतम जीव की आवश्यकता होती है। ये जो है प्राकृतिक के विभिन्न जातियों एवं पादप और अथवा जंतु को समष्टियों में किसी क्षेत्र में सामूहिक एवं पारस्परिक सहनशीलता और एक दूसरे के अपने पर्यावरण के साथ लाभदायक एवं पारस्परिक क्रिया के साथ रहती है। एक जैविक समुदाय एवं कम्युनिटीज बनाती है। अधिकांश में समुदाय के सभी प्रभावी एवं पादप जाति फॉर्म स्पीशीज के नाम से जाने जाते हैं। उदाहरण के लिए घास स्थल घास की प्रमुखता से होती है। भले ही शक समुदाय यानी कम्युनिटीज छोटे बड़े हो सकते हैं। कम्युनिटीज यानी छोटे बड़े हो सकते हैं। और जैविक घटक क्या है? और जैविक घटक आदि याद होगा पढ़ा है। भौतिक अथवा जैविक घटक पारिस्थितिक तंत्र में अजैविक घटनाओं जिसमें जैविक कारक अलग अलग अध्ययन किया जाता है। इसमें प्रत्येक कारक अन्य कारक को प्रभावित करता है। इस प्रकार से हम अजैविक घटक के बारे में जानते हैं। जैविक घटक जो कि पर्यावरण परस्पर क्रिया के साथ घटक बनाते हैं। उत्पादक क्या कहलाते हैं? उत्पादक या सोपसी प्राकृतिक में पाए जाने वाले जैविक सदस्य जो पर्णहरित एवं क्लोरोफिल धारण करने वाले हरित पादप यानी हरित और नील जीवाणु को नील हरित शैवाल के हैं जो अपने भोजन स्वयं ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के तहत सरल कार्बनिक पदार्थ से निर्मित इस प्रक्रिया में पूर्ण हरित धारणा करते हैं। जब सूर्य के प्रकाश उपाधि एवं वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके जल के साथ मिले कार्बनिक पदार्थ अथवा भोजन बनाते हैं तो उसे रोसोसंश्लेषी यानी केमिको सिंथेटिक्स जीवाणु भी भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन सूर्य की ऊर्जा के बजाय ये पृथ्वी के भीतर भागों से निर्मुक्त होने वाले सामान्य रसायन यानी रोसोसंश्लेषण की क्रिया अपना भोजन बनाते हैं।
दूसरे संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, जो अपनी स्वयं निर्माता सक्षम होते हैं। स्वपोषी यानी ऑटोट्रोपिस या उत्पादक प्रोड्यूसर कहलाता है। इसी प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। देखिए, इसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे उपभोक्ता यानी परपोषी। ऐसे जीव के बारे में पढ़ेंगे जो एक दूसरे जीवों पर निर्भर करता है, जिससे मनुष्य कहता है परपोषी। सभी जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। समर्थ होता है तो जीवित एवं उत्तरजीवित के लिए आवश्यकता पूरा करने के लिए खातिर भोजन के अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। परपोषी हेट्रोस्फेयर जो भक्षीपासी होते हैं, अथवा उपभोक्ता यानी कंज्यूमर होते हैं। उपभोक्ता जैसे जंतु, जैसे गाय, बकरी, हिरण, खरगोश, कीट, ग्रासहोफर, टिड्डा जो हरे पादप को खाते हैं, ये प्राथमिक उपभोक्ता अथवा शकभक्षी होते हैं। हेर्बिवेरियस होते हैं, यानी कि ये क्या है, हेर्बिवेरियस होते हैं। उसी तरह से कुछ जीव शकभक्षी खाते हैं, जो ग्रासहोफर, मांसभक्षी कार्निवेरियस, क्योंकि इन जंतुओं को खाते हैं और मांस खाते हैं, द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं। ऐसे जंतु द्वितीय उपभोक्ता जैसे कि बिल्ली जो पक्षी खाती है, कहता है तृतीय उपभोक्ता। अतः प्राथमिक उपभोक्ता जहाँ बाघ, चीता, गिद्धा जैसे अन्य जीव जो मारते या खाते नहीं, कहते हैं अन्य जंतु मारते या खाते नहीं हैं, उपभोक्ता कहलाता है अपघटन अथवा मृतपोषी अथवा विघटक। कहता है उपभोक्ता के उत्पादक दोनों जीवन चक्रण के लिए कर के मर जाते हैं, उनकी जनसंख्या नई पीढ़ी विकसित हो जाती है। आप सोचते होंगे कि मृतजीवी क्या होता है। पारिस्थितिक तंत्र और मृतजीवी कार्बनिक तत्व एवं सतत विखंडन अथवा अपघटन रहता है, जो पदार्थ की निरंतरता एवं चक्रण क्या करते हैं, चक्रण जो समुदाय को सूक्ष्मजीव एवं कुछ कवक इन पदार्थों को अपघटन, पुनर्चक्रण एवं उत्तरदायी होते हैं। जीव घटन यानी डेमोस्फेयर अथवा मृतपोषी स्पोस्ट्रोप्स अथवा विघटन कहलाता है। अधिकांश मृतपोषी सूक्ष्मजीवी और ये सभी परपोषी प्राकृतिक के होते हैं। अपघटन की भूमिका अनिवार्य महत्वपूर्ण होता है। तो आगे देख सकते हैं, कहता है सूर्यताप। जब सूर्यताप पर पड़ती है तो वह अपना भोजन पौधे बनाते हैं। पौधे के साथ साथ कुछ गाय खाती है, गाय को जैसे बाघ खाते हैं, मांसाहारी और शाकाहारी। इस प्रकार से इस फिगर में देख भी सकते हैं। और जब खा लेते हैं तो कुछ बचे हुए मृतजीवी जो अपघटक करता होता है, फफूंदा और जीवाणु, वो क्या करते हैं, उष्मा के कारण बनाते हैं। फिर ये उष्मा के कारण कुछ क्या होते हैं, पोषक तत्व पदार्थ चक्रीय गैसीय जलीय विजनन के खनिज में उत्प्रेरित हो जाते हैं। ये भी कुछ उष्मा को क्या करते हैं, उत्पादित करते हैं। चलिए उसके बाद फिर एक उसी जगह एक पौधा आता है। चलिए आगे देखते हैं। पोषण का स्तर, यानी अब आप ये जान गए हैं कि पारिस्थितिक तंत्र में कितनी इकाई माना जाता है, जिसमें जटिल प्राकृतिक समुदाय अपना भोजन अथवा प्राकृतिक प्रत्यक्ष रूप से पादपों को 1, 2, 3, 4 चरणों से प्राप्त करता है। इसी अनुसार ये चरण प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय अथवा और चतुर्थ पोषी ट्रॉफ एवं पोषण स्तर पर आहार स्तर कहलाता है। चित्र यानी पोषी स्तर का तात्पर्य है आहार श्रृंखला, फूड चेन या पारिस्थितिक पिरामिड के स्थान पर अथवा स्तर पर। प्रत्येक स्तर पर कई ऐसे जीव हैं जिसे समूह द्वारा निर्मित होता है, जिनकी समान आहार पद्धति होती है। पोषी स्तर के संख्याकरण किसी जीव के भोजन अथवा सूर्य ऊर्जा के स्रोतों यानी उत्पादन की उनकी दूरी के चरणों अथवा स्तरों की संख्या का अनुसार किया जाता है। आहार श्रृंखला पोषी स्तर से आरंभ होती है। पोषी स्तर पारिस्थितिक पिरामिड के आधार पर भी होता है। पोषी स्तर एक प्राथमिक उत्पादक रहता है, जिन्हें स्वपोषी कहते हैं।
किसी आहार के श्रृंखला या पिरामिड में अगले पोषी स्तर दूसरे होते हैं, जिनमें पाए जाने वाला जीव प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता अथवा अथवा परपोषी या शकभक्षी कहलाते हैं। परपोषी स्तर तृतीय और चतुर्थ और पंचमें मांसभक्षी भी होते हैं। कहते नीचे किसी पारिस्थितिक तंत्र में पाए जा सकने वाले पोषी स्तर पे अनुमति संख्या और विभिन्न पोषी स्तर पर पाए जाने वाले कुछ जीव के प्रकार हैं, जिसे शकभक्षी यानी प्राथमिक उपभोक्ता हैं, मांसभक्षी यानी द्वितीय उपभोक्ता हैं, मांसभक्षी जो तृतीय उपभोक्ता हैं। पोषी स्तर शीर्ष परभक्षी चतुर्थ यानी इस प्रकार के उत्पन्न पोषी स्तरीय उत्पादक आगामी पोषी स्तर तक प्रभावित होती है। चित्र में सदैव उत्पादित देख सकते हैं। यह पोषी स्तर कुछ ऊर्जा को अनुप्रस्थ ताप के रूप में हानि होती है, जिसमें से ऊर्जा का स्तर पोषी स्तर तक हो सकता है। इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं, जैसे कि जो है चील सर्प को खाती है, सर्प जो है मेढक को खाती है, मेढक जो है टिड्डा को खाती है, टिड्डा जो है घास को खाती है। यही में हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे शार्क छोटी मछली बड़ी मछली को खाती है और बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, और जीवलक यानी कि छोटी मछली जो है बड़ी मछली को खाती है, पादप प्लवक खाती है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। इसे क्या कहा जाता है? पोषी स्तर 1, पोषी स्तर 2, पोषी स्तर 3, पोषी स्तर 4। पोषी स्तर 4 आहार श्रृंखला। आप पिछले अनुभाग यानी कि 2.3 में देखे होंगे। कहता है पिछले अनुभाग में जाने की पारिस्थितिक तंत्र जीव भोजन अथवा पोषी स्तर से संबंधित होता है, यानी जीव एक दूसरे के भोजन बनाते हैं। किसी पारिस्थितिक तंत्र खाद्य एवं ऊर्जा का एक पोषी स्तर जो दूसरे स्तर पर खाना खाए और जाने पुनरावृत्ति एवं प्रक्रिया का स्थानांतरण आहार श्रृंखला कहलाता है। अतः आहार जिसमें कोई जीव अगले जीव के लिए भोजन बनाता है। चित्र में तीन उत्पादक उपभोक्ता जो कि दिशाओं में गति प्रदर्शित करता है। पोषी स्तर एक समान और उसी कारण आहार श्रृंखला में भी 4 या 5 तक ही कड़ी या चरण होते हैं। आहार श्रृंखला के प्रकार यानी कि फूड चेन के प्रकार क्या क्या हैं, देख सकते हैं यहाँ। पहला है ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन उसे कहा जाता है, यानी कि इस प्रकार के आहार श्रृंखला प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में शकभक्षी होता है। ये पादप अथवा सभी भागों में होते हैं। हेलो, देखिए ग्रेजिंग फूड चेन यानी चराई आहार श्रृंखला। इस प्रकार की आहार श्रृंखला में उपभोक्ता में शकभक्षी होता है, जो पादप पदार्थ यानी भागों को अपने भोजन के रूप में करते हैं। यह आहार हरे पादप से ही आरंभ होते हैं। इसे इस प्रकार की श्रृंखला उदाहरण के लिए नीचे दिया गया है, जिससे ग्रासहॉपर मेढक को जो ग्रासहॉपर घास खाता है और मेढक ग्रासहॉपर को खाता है। सिर्फ सर्प जो है मेढक को खाता है और चील सर्प को खाता है। इस प्रकार का एक क्या कर रहा है, जो आपका फूड चेन बना रहा है। अपर यानी डिट्रिस्टिक का है आहार श्रृंखला ड्यूट्रिस फूड चेन। इस प्रकार की आहार श्रृंखला जंतु और पादप की क्रियाओं में मृत कार्बन एवं अपक्षीय एवं उपचयी परिस्थितिक एवं पदार्थेष्टिक अपर्दन कहलाते हैं। आरंभ में आप कह सकते हैं, इसके बाद अपरतक खाने वाले जीव अपने अपरभोजी यानी डिस्ट्रीब्यूट अपने अपघटक कहलाते हैं। इस प्रकार फिर शकभक्षी, अन्य परभक्षी तथा अपरद्रक्षिक के निहित के रूप में ऊर्जा का स्रोत भली भांति कर सकते हैं। इस प्रकार आहार श्रृंखला का नीचे उदाहरण भी दिए गए हैं। लीटर खाट सिंगलोट के छोटे मकोड़े,
जिस तरह से अपर्दन होता है, प्राथमिक होता है और द्वितीयक अपर्दन होता है, इस तरह से हम देख सकते हैं। कहते हैं परजीवी आहार श्रृंखला, प्रैक्टिस फूड चेन। इस प्रकार के आहार श्रृंखला में हरे पादप से आरंभ होकर परजीवी एवं शाकभक्षी तक जाती है, जिनको परजीवी जीव खाते हैं। और जीवित आहार श्रृंखला अतः जीव होते हैं जो भक्षी यानी कि परपोषी खाते हैं। और परपोषी आहार श्रृंखला उदाहरण के लिए देख सकते हैं, जैसे जेबरा 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 क्या करता है, क्षुद्रकृषि यानी उसको खाते हैं। और मृतपोषी कहता है, इस श्रृंखला में दिखाया गया है कि निम्न तरीके दर्शाया गया है। प्राकृतिक आहार की बिंदुओं को जुड़ी हुई एक आहार फूड वेब के रूप में ले सकते हैं। पारिस्थितिक तंत्र, पदार्थ चक्रण और ऊर्जा की गति एवं प्रक्रिया पारिस्थितिक तंत्र एवं कार्य की संरचना के लिए अनिवार्य होता है। किसी पारिस्थितिक तंत्र में पदार्थ और चक्रण ऊर्जा के स्थायी उपयोगी एवं पारिस्थितिक तंत्र एवं मौलिक कार्यों का निर्धारित करती है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा चक्रण नहीं होता है, क्योंकि ऊर्जा का प्रभाव एक दिशात्मक होता है। इसी कारण पारिस्थितिक तंत्र अपने कार्य और संरचना को बनाए रखने के लिए उच्चतम गुणवत्ता की ऊर्जा के सतत अंतःप्रवाह की आवश्यकता होती है। यहाँ ऊर्जा उत्पादन में प्रदान की जाती है। इस प्रकार पारिस्थितिक तंत्र मुक्त तंत्र हैं। ऑफेन सिस्टम, जिन्हें हम नियंत्रण जारी रहने के लिए सूर्य से ऊर्जा नेट अंतर्प्रवाह आवश्यकता होती है। सूर्य के बगैर हमारी पृथ्वी जीवमंडल में जल्दी ही ऊर्जा की कमी हो जाएगी। यह ध्वस्त हो जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि उत्पादक, जैसे आप जानते हैं, स्वपोषी होता है और पोषक तथा सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। पोषक खाद्य पदार्थ रूपांतरित कर देते हैं जो उनके शरीर में भंडारित रहता है। सभी खाद्य पदार्थ पोषक जिनको हम अन्य जंतु को उपभोग करते हैं, वो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा उत्पादक प्राप्त किया जाता है, जिसके फलस्वरूप सूर्य से विभिन्न जीव में होकर फिर अंतरिक्ष ऊर्जा में सतत प्रभाव बना रहता है। ऊर्जा का पोषण यानी प्रभाव पोषण प्रसंचरण भी सम्मिलित है, जिसमें मूल कार्बनिक तत्व जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनके साथ अल्प मात्रा में सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम भी सम्मिलित पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जल, कार्बोनेट, फास्फेट जैसे यौगिक के कुछ अन्य सजीव भाग बनते हैं। किसी पारिस्थितिक तंत्र के कार्य करने के लिए अनिवार्य है कि इनमें ऊर्जा का प्रभाव पदार्थ का चक्रण सतत रूप से होता है। आगे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं। कहता है ऊर्जा पारिस्थितिक तंत्र में डिश के द्वारा प्रवेश करती है, तो किसके द्वारा करती है? उत्पादक, उपभोक्ता या अपरभोजी या सफाई कर्मी। कहता है ऊर्जा पारिस्थितिक तंत्र यानी ऊर्जा पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक द्वारा प्रवेश करती है। पोषक चक्र क्या होता है? अब यह हम जान चुके हैं कि सभी जीवित जगत पारिस्थितिक, जो कि ऊर्जा का प्रभाव एवं पोषक चक्रण पर निर्भर है। ये दोनों जीव प्रचुरता एवं उपग्रह दर के पहले पढ़ चुके हैं, अतः उपयोगी में आप समाप्त हो चुका है। बिल्कुल बारंबार पुनर्चक्रित हो सकता है। वे पोषक आवश्यक जीव बड़ी मात्रा में बेहद मेट्रोनाइज कहलाता है, जबकि वे आवश्यक अल्प कम मात्रा में सूक्ष्म पोषक मेट्रोइज पाए जाते हैं। 1000 से अधिक रासायनिक 40 सजीवों में पाए जाते हैं। कार्बन डाई, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। कहते हैं गैसीय चक्र, गैसियस साइक्लाइजेशन। कहता है जिनमें भंडारण, वायुमंडल, जलमंडल होते हैं। अपसारित चक्र यानी सेडिमेंट्री साइकिल, जिनमें भंडार स्थल भूपट होते हैं। गैसीय चक्र। आइए हम पहले कुछ सबसे महत्वपूर्ण गैस चक्र का अध्ययन करते हैं, जो जल, कार्बन और नाइट्रोजन चक्र हैं। जल चक्र यानी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जल जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ में से एक है। औसतन किसी भी जीव को देह भार का 70% भाग जल होता है, और यहाँ एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक
कारक है और पारिस्थितिक तंत्र का संरचना और कार्य का निर्धारण करता है। अन्य सभी जीव तत्वों का चक्रण में भी जल पर निर्भर करता है, क्योंकि यह अंतर्ग्रहण के लिए अविलायक एवं माध्यम का भी कार्य करता है। जल पृथ्वी की सतह का लगभग 70% भाग से घिरा हुआ है। यह तलों, नदियों और तालाबों और नदियों और महासागरों में पाया जाता है। सिर्फ महासागरों में ही पृथ्वी में उपस्थित कुल जल का 97% निहित भाग है। शेष अधिकांश ध्रुव हिम ग्लेशियर हिमकृत 1% से भी कम है और तलों के भीतर क्वालिफाइड मीठे पानी के रूप में उपस्थित है। फिर भी पृथ्वी की कुल जल का नगण्य भाग सभी प्रकार से जलीय और जलीय जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जल भूमिगत आपूर्ति है और सतत निरंतर जल भंडारण का कार्य करता है। पृथ्वी पर जल के महासागरों के वायुमंडल में गति करती है, चक्रण करता है। महासागरों के वायुमंडल वाष्पन के द्वारा जाता है और वायुमंडल वर्षा जल तथा अथवा वर्षण क्रिया द्वारा महासागरों और भूमि पर आता है। वर्षा और पिघले हिम को जल भूमि या वह जल एवं द्वारा सरिता नदियों में अब उपसतही जल भूजल से महासागरों में जाता है अथवा वाष्पन द्वारा भूमि की ओर पादपों और वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन पादप की पत्तियों और से जल वाष्पन द्वारा वापस वायुमंडल में चला जाता है। यह चक्र और ऊर्जा संचालित होते हैं जिसमें समस्त सौर ऊर्जा का लगभग ऐतिहासिक ऊर्जा का 10 गुना 10/20 ग्राम जल का कुल जल का भाग 0.004% होता है। चक्रण एवं अवयव डिस्प्यूटेड हो जाता है। हर समय चक्र घूमती ही रहती है और पृथ्वी का शेष जल, जैसे आप पहले ही जानते हैं, शीत भंडारण ग्लेशियर से हिम के रूप में बद्ध है। जैसा कि आप जानते हैं कि सतत जलीय चक्र पर निर्भर है, लेकिन क्रियाकलाप वायुमंडल में कुछ प्रदूषित कारक पर्यावरण क्षति पहुंचा रहे हैं और वर्षा परिवर्तन हो रहे हैं। इसमें बदलाव लंबी अवधि तक सूखे को जो एक अफ्रीका देश की वर्षा तक जारी रहता वर्षों तक जारी रहता है। दूसरी तरफ यूएसए और भारत जैसे देश विनाशकारी बाढ़ों का कारण बन रहा है। ये सारे किसके कारण हो रहे हैं? तो ये सभी जो हैं प्रदूषण के कारण हो रहे हैं। जिसे देख सकते हैं इस जल चक्रण का जल कैसे चक्रित होता है। तो पहले देख सकते हैं सूर्य की प्रकाश नदी पर, तालाब पे, शिप पर आती है। उसके बाद वो क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन में जाकर वो क्लाउड बनते हैं। क्लाउड फिर जाके वो ठंडा होते हैं। ठंडा होने के बाद क्लाउड बनते हैं और जब क्लाउड बन जाते हैं तो एक दूसरे से टकराते हैं और फिर क्या होते हैं, बारिश होते हैं, फिर जाके वो जल में बनते हैं। इस तरह से इसकी पारिस्थितिक तंत्र संरचना चक्र चलती रहती है। कार्बन चक्र ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की तुलना में कार्बन वायुमंडल के अल्प घटक है। यद्यपि जैसा आप अच्छी तरह से जानते होंगे, कार्बन वह तत्व है जो समस्त कार्बन पदार्थ, कोयला, तेल और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक क्लिक अम्ल वह यौगिक आनुवंशिक रूप से सूचना या वाहन करता है, स्थित रखता है और कार्बनिक बगैर जीवन संभव नहीं है। इस प्रकार से क्योंकि पादप द्वारा प्रकाश संश्लेषण की खोज के लिए कार्बनिक पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड जल और सूर्य के प्रकाश में उपस्थित है। कार्बन सभी जीवों का निर्माण एवं इकाई में एक प्रोटीन घटक है जो जीव की निर्माण के लिए होते हैं। लिपिडों और का सभी पादपों को जंतुओं को पलमस झिल्ली को बनाते हैं। कार्बन महासागर वायु यहाँ तक जल और चट्टानों का भी भाग है चूँकि पृथ्वी एक गतिक स्थान है, अतः कार्बन में स्थिरता नहीं बल्कि निरंतर गतिशील रहती है। कार्बन चक्र में कार्बन चक्र यानी कार्बनिक अथवा अकार्बनिक रूप में हो सकती है। अधिकांश अकार्बनिक कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट, हाइड्रोजन एवं कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है।
कार्बनिक यौगिक युद्ध का शुद्ध कार्बन एवं पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक एवं जैविक घटकों में पाया जाता है। यह जीवित अथवा मृत जीवों में जीवाश्म ईंधन शैली एवं अल्प निरपेक्ष जल विलयन एवं वायुमंडल में वितरित पाया जाता है। कार्बनिक और अकार्बनिक रूपों से बीच में सतत के दो तरफ कार्बन प्रवाह होते रहता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का एक तरफ वायुमंडल और जीव का दूसरी तरफ वायुमंडल में महासागरों के बीच होता है। वायुमंडल का विलय होता है। कार्बन चक्र कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस आधारित स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र CO2 वायुमंडल जलीय चक्र में पारिस्थितिक तंत्र महासागरों में वायुमंडल की तुलना 50 गुना अधिक होता है। CO2 जैसे एक प्रमुख कार्बन भंडार सिंक का कार्य करता है और इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण और कुछ समय कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं। वायुमंडलीय भंडार एवं कार्बन के हरे पौधे। इस प्रकार से हम देख सकते हैं स्तर श्वसन की प्रक्रिया सीधे वायुमंडल में जाता है और जीवाणु कवक अन्य सूक्ष्म जीव हो जाता है और उत्सर्जित अपशिष्ट जो जीवों की मृत्यु के बाद अनिकाय अपघटन और जो है आपस में वायुमंडल में प्रवेश हो जाता है। कार्बन चक्र वायुमंडल CO2 स्तर पर प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत 0.0032 बनाए रखता है। समानता क्रम में कार्बन पर्यावरण से इतना तेजी वापस पहुंच रहा है जितनी तेजी से निकलने वाले कार्बन एवं सुनिश्चित करता है कि वायुमंडल में CO2 स्वीकृतता स्तर पर बन रहे हैं। कहता है यह स्तर का फिर जीवन रहने के लिए तापमान के अनुकूल करता है। कहता है वायुमंडल में अत्यधिक कार्बन मिल जाए और तापमान जो है कम ना हो तो क्या होगा। कहता है कुछ कार्बनिक जो चक्र जो है भूमंडलीय चक्र के कहते हैं। इस चक्र में कार्बनिक तत्व एवं दलदलीय पीठों के माध्यम और भूमियों के अथवा कार्बन एवं घुलनशील जलीय अवसादों चट्टानों और संचित हो सकते हैं तथा आश्वासित शैली के कार्बन लाखों वर्षों तक दबा रह सकता है। जब कोई वैज्ञानिक गति एवं इन कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बोनेट के चारिता के बारे में जैसे नहीं समझेंगे तो नदियाँ अवरुद्ध कर देते हैं। चलो कहता है ऑक्साइड जो है कार्बन के 4 चक्रों के भाग होते हैं। कार्बनिक यौगिक उनके वर्षा के बाद निमुक्त कर सकते हैं। जीवाश्म ईंधन जो है यौगिक है जो अवघटन के लिए काम करते हैं। जीवाश्म कहता है CO2 का चित्रण के रूप में देख सकते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है किस तरह से CO2 का जो है वो साइकिल चलता है। नाइट्रोजन चक्र उसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे आगे जो है। नाइट्रोजन चक्र के बाद आपका चैप्टर ये ख़त्म हो जाएगा अपसादित चक्र। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।